आएगा उसका परिणाम। और अगर आ भी गया तो हमारे लिए उपलब्ध कब होगा, हम उस चीज़ को अनुभूत कब करेंगे। एक तो हमारे पास सिर्फ जानकारी आ गई, और एक हुआ कि हमने उसको फील किया, महसूस किया, विचार को जैसे हमने महसूस किया, भाव को हमने महसूस किया। तो वो जो महसूस किया वो तो वैज्ञानिक शोध किए हैं, इसके कारण थोड़ी ना महसूस कर रहे हैं। वो तो हमारे भीतर हमारी बायोलॉजी है ना, हमारी जैविकी है जो कि हमको महसूस कराती है। तो उसी जैविकी के पास यह भी उत्तर है कि उसकी प्रेरणा कहाँ से आती है। हमारे भीतर की जो बायोलॉजी है उसके पास यह वहाँ पर इनबिल्ट है कि वो उसकी प्रेरणा कहाँ से आती है। अब हमें उसको शोध करने की ज़रूरत है, और जब हमारी बायोलॉजी है तो हमें ही शोध करना चाहिए, तो वह उत्तर प्रमाणिक उत्तर होगा। और अध्यात्म यहीं से शुरू होता है। फिर अध्यात्म की यात्रा यहीं से शुरू होती है कि जब उसको मैं जानूं और उसको मैं जीऊं, उसको मैं भोगूं, उसको मैं महसूस करूं कि आखिर इसकी प्रेरणा कहाँ से आ रही है। जो मैं देख रहा हूं, इस देखने की प्रेरणा कहाँ से आ रही है, और जिस वो प्रेरणा जो आ रही है उसकी प्रेरणा कहाँ से आ रही है। और ऐसा करते 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 मुझे अंतिम तक जाना है, जहाँ के बाद फिर कोई प्रश्न खड़ा नहीं हो पाए। क्योंकि प्रश्न खड़ा होगा तो फिर जो है मुझे उसका उत्तर ढूंढना है, जानना है, और अपने इसी जैविकी से जानना है। मैं वेट नहीं करूंगा कि कोई साइंटिस्ट जो उसी में लगा हुआ सो दो। मैं क्यों नहीं साइंटिस्ट हूँ। जब वह खोज सकता है, वह भी व्यक्ति हाड़ मांस का है, उसके पास भी बुद्धि है, दिमाग है साइंटिस्ट के पास, तो वही हाड़ मांस और बुद्धि दिमाग लेके मैं भी जन्मा हूँ। तो मैं खुद क्यों ना खोजूँ। उसके पास ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट होंगे, यही ना है। मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो मैं अपने को ही इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं बना लूँ। क्योंकि दर्द को जानने के लिए मुझे किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है, वह तो मुझे खुद पता चल रहा है ना। हमारे भीतर का न्यूरॉन्स हमको खबर दे रहे हैं ना कि यहाँ पर दर्द है। उसके लिए कि हमको कोई मीटर की ज़रूरत नहीं है। मीटर की ज़रूरत उस समय पड़ेगी जब मुझे उसको सिद्ध करना पड़ेगा बाहर वालों के लिए। लेकिन जब स्वयं को ही सिद्ध कराना है, स्वयं के लिए ही प्रमाण जुटाना है, तो मेरा जैविकी काफ़ी है। और अध्यात्म यही है कि मुझे स्वयं को ही सिद्ध करना, मुझे दूसरे को सिद्ध नहीं करना। दूसरे को सिद्ध कर देंगे तो वो तो विज्ञान हो जाएगा। दूसरे को जब मैंने उसको प्रमाणित कर दिया तो वह विज्ञान हो गया। अध्यात्म तब है जब वह मेरे लिए सिद्ध है, उससे मैं संतुष्ट हूँ। मुझे दर्द कहाँ हो रहा है, घुटने में हो रहा है कि कपार में हो रहा है कि आँख में हो रहा है कि दर्द में हो रहा है, मुझे खुमारी कहाँ छा रही है, मुझे नशा कहाँ छा रहा है, मुझे सुख कहाँ मिल रहा है, तो ये अगर मेरे भीतर हो रहा है तो मैं संतुष्ट हूँ उतना से। हाँ, वह प्रमाणिक नहीं है, यह बात सही है अन्य के लिए, लेकिन मेरे लिए तो प्रमाणिक है क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूँ उसको। मेरे लिए तो पर्याप्त है। तो जो मेरे लिए पर्याप्त है, जिसके लिए मुझे कोई बाहरी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और शरीर की जैविकी जो है वो अपने आप में पर्याप्त है कि मैं उसके रहस्य को जान सकूं, वह अपने में पर्याप्त है। उसे सिद्ध करने के लिए तो मुझे अन्य चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाने पड़ सकते हैं, लेकिन उसे जीने के लिए मुझे इंस्ट्रूमेंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। और यहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। और उनको प्रश्न का उत्तर देना है जो इंस्ट्रूमेंट से सिद्ध करते हैं कोई चीज़ से, कि उसकी प्रेरणा कहाँ से आती है। जैसे थोड़ा सा एक जिज्ञासा हो रही है कि जैसे शोषण है, पूंजीवाद है, साम्यवाद है, उनका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, ये जो पूंजी पर आपका है पुस्तक, आप उसमें रॉन्ग राइट सब कुछ हमको झलकता है, वीडियो आपका सुना, लेकिन थोड़ा सा उस पर 2-2 मिनट रॉन्ग राइट दोनों समझना चाह रहा हूँ। पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, शोषण, साम्यवाद, इनके दृष्टिकोण से क्या है, आपके दृष्टिकोण से क्या है?
मैंने अपना दृष्टिकोण बता दिया। मैं समझ गया हूँ कि पूंजी कोई बात नहीं है, ये कोई फिलॉसफी नहीं है कि किसी ने गढ़ा उसके कारण होगा, नहीं, यह तो यहाँ के अस्तित्व में ही विद्यमान है। पूंजी मतलब संसाधन जो उसको बढ़ाता हो। तो यह जो संसाधन है जो बढ़ाता है, यह हर एक प्राणी में पाया जाता है, और सिर्फ प्राणी में भी नहीं पाया जाता है, यह निर्जीव में भी पाया जाता है। जो निर्जीव तत्व है ना, वे भी ये जोड़ते हैं, रिएक्शन करके अपने में इकट्ठा कर लेते हैं। निर्जीव तत्व भी बढ़ते हैं और वे भी विखंडित होते हैं, उनकी भी मृत्यु होती है, उनका भी जन्म होता है। तारों का भी जन्म होता है, तारों की भी मृत्यु होती है। ग्रहों का जन्म होता है, ग्रहों की मृत्यु होती है। जिसको निर्जीव तत्व कहते हैं ना, वो भी जो है पूंजी इकट्ठा करता है, अपने इर्द गिर्द लपेटता है। जैसे कि चुंबक है, लोहे को खींच लेगा अपनी ओर और अपनी पूंजी बना लेगा, और वो जो लोहा है जो खींच करके आ गया, अब वो चुंबक का काम करेगा। जब उसे सड़ जाएगा तो वो भी चुंबक हो जाता है। गौर किए हो? अपनी प्रॉपर्टी उसमें भी दे देता है वो, तो अपने को बढ़ा लिया वो, पूंजी इकट्ठी कर दिया। तो वह पूंजी जो है कोई वाद नहीं है, वो कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। वह तो इस अस्तित्व का एक नियम है, एक फेनोमेना है, एक घटना है जो घटित होती है, और उसको कोई फिलोसफर ना बनाया है, ना कोई फिलोसफर उसको ख़त्म कर सकता है। कम्युनिस्टों के बस का नहीं है कि पूंजी ख़त्म कर दे दुनिया से, क्योंकि वो इस अस्तित्व में ही विद्यमान है। पूंजी तो ख़त्म नहीं करिए। जो पूंजीपति और उद्योगपति और साम्राज्यवादी की बात करते हैं और उनको साम्यवाद लाना चाहते हैं, साम्यवाद आएगा, साम्यवाद की कल्पना। लेकिन मार्क्स तो खुद कभी नहीं बता पाया कि साम्यवाद कैसे आएगा। वो तो कह रहे हैं सर्वहारा वर्ग का जब एक मार्क्सवाद जो है, मार्क्स ने सिर्फ यही कह दिया कि वो ऐसी स्थिति आ जाएगी अपने आप हो जाएगा। अरे अपने आप कैसे हो जाएगा? ये तो पागलपन वाला स्टेटमेंट हुआ। जहाँ पर तुमको प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है वहाँ कह रहे हो अपने आप हो जाएगा। बाकी कार्य और कारण का उत्तर भी दे रहे हो, कार्य कारण का संबंध है। डायलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म की बात करते हो, कार्य और कारण का कॉज और इफेक्ट की बात करते हो, कार्य कारण की बात करते हो, और फिर एक जगह पर आके कहते हो अपने आप हो जाएगा। नहीं तो गलत है ना। अपने आप कैसे हो जाएगा भाई? जब कम्युनिस्टों के नेताओं को सत्ता मिल गई तो कैसे अब सब लोगों को मिल जाएगा? हर एक व्यक्ति कैसे सत्तावान हो जाएगा, जरा बताओ? नहीं, अपने आप हो जाएगा। हर मजदूर जो है क्या वो रूलर हो जाएगा? हर मजदूर के पास क्या वो संसाधन आ जाएंगे? तुम्हारी सत्ता में, कम्युनिस्ट सरकार में अगर कोई मजदूर है तो क्या उसके हाथ में सत्ता है? क्या वो डीएम को आदेश देगा? क्या वो पुलिस को आदेश देगा? मिलिट्री को आदेश देगा? नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो नेता ऊपर बैठ गया है, शी जिनपिंग बैठ गया है चाइना में, तो उसी की चल रही है, उसी के हाथ में सारी सत्ता है, उसी के हाथ में सारी पूंजी है। फिर कैसे कहते हो साम्यवाद की बात? अधिनायकवाद की बात करो। ये अधिनायकवाद है, डिक्टेटरशिप है तुम्हारा, कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप इसको कहते हैं। तो वो तो कहते हैं कि जब साम्यवाद आ जाएगा सबको शिक्षा मिल जाएगी, सबको। अरे साम्यवाद कैसे आ जाएगा यही तो बता दो पहले। वो साम्यवाद का मतलब पूंजीपतियों यही भरमाते हैं, पूंजीपतियों के ये क्रांति करके सर्वहारा वर्ग, बुजुर्गा वर्ग आ जाएगा। बुजुर्गा वर्ग कहाँ आ रहा है? कम्युनिस्ट नेता आ रहे हैं। हाँ वही चीज, तो वही चीज नहीं है ना। कम्युनिस्ट के नेताओं का आ जाना मजदूरों का आ जाना नहीं है, वो कह रहे हैं किसानों का आना नहीं है। यही तो भरमाते हैं, शिक्षा मिल गई, जैसे आज के हर पार्टी के नेता भरमाते हैं ना लोगों को, वैसे ही ये भरमाते हैं। यहीं पर तो सारा प्रश्न खड़ा होता है कि तुम्हारे नेता बनेंगे ना, उनको ना सुविधाएं मिलेंगी, उनके अधीन न संसाधन होंगे, कि एक एक मजदूर जो है और एक एक किसान जो है उसको मिलेगा। सर्वहारा वर्ग जिसको तुम कह रहे हो उसको मिलेगा, उसको ठेंगा कुछ नहीं मिल रहा है तुम्हारी व्यवस्था में। जो आएगा वह तो नेताओं को मिल रहा है, वो भी उसी लेवल पर रहेगा। वह तो नेताओं को मिल रहा है, उनको क्या मिल रहा है? सोवियत संघ में कम्युनिस्ट का शासन था, सोवियत संघ में, रूस में। हाँ,
तो वहाँ के मजदूरों को क्या मिल गया बताओ? क्या उनको साम्यवादी व्यवस्था आ गई? वो तो कहते हैं कि उनको शिक्षा, उनको वेतन के अनुसार काम, उनको सब कुछ यदि मिल रहा है तो क्या ज़रूरत है वो अलग अलग ये संपत्ति रखने का अधिकार? अरे वेतन के अनुसार काम मिल रहा है तो वेतन के अनुसार तो आप भी काम मिल रहा है उसको, तुम्हारी इस व्यवस्था की कौन ज़रूरत है? तो ऐसा कहते हैं वो कि संपत्ति रखने का अधिकार ये किसको है? ये क्यों ऐसा? संपत्ति रखने का अधिकार नेताओं को दिया जाए? संपत्ति रखने का अधिकार नेताओं को दिया जाए? जो संपत्ति बनाया भी नहीं, हड़प लिया। पूंजीपति तो कम से कम बना रहा है, नेता तो निकम्मा है सबसे, वो कुछ नहीं कर रहा है। तो वो तो कह रहे हैं नेता कैसे जो बना है रहा है, वो शोषण कर रहा है। वो तो कह रहे हैं कौन? जो पूंजीपति बना रहा है, जिसको आप कह रहे हैं मेहनत कर रहा है, वो उसका टैलेंट है, वो पूंजी से पूंजी बढ़ाने का वो तकनीक जानता है। हाँ। और वो कह रहे हैं कि ये पूंजीपति उद्योगपति है, जितने बड़े व्यापारी वर्ग हैं, बड़े बड़े, ये लोग तो शोषण कर रहे हैं। शोषण कैसे कर रहे हैं? वो शोषण का रूप दे रहे हैं ना, पहले शोषण की रूप दे रहे हैं, प्रक्रिया बता रहे हैं कि कैसे ये बड़े बड़े पूंजीपति जाके। शोषण किसको कहते हैं? प्रश्न तो यहाँ उठेगा ना। हाँ, कि संपत्ति का शोषण कैसे हो रहा है? शोषण कहेंगे किसको? जैसे मान लीजिए समाजशास्त्र में हमने पढ़ा है थोड़ा सा कि मान लीजिए हमको 10 शोषण किसको कहेंगे? 10 रुपया में हमको 8 रुपया मिल रहा है, वो फैक्ट्री 10 फैक्ट्री बढ़ा रहा है, तो 2 रुपया तो अतिरिक्त तो उसको मूल्य जा रहा है ना। लेकिन हम गरीब के गरीब रहेंगे और पूंजीपति का 4 फैक्ट्री बना रहा है। वो ऐसा उन लोगों का ऐसा मंतव्य वक्तव्य है, हम सुनता हूँ। पहले उस पक्ष में नहीं हूँ, मैं समझ लो, निष्पक्ष बोलना पहले चाहता पहले हूँ। हाँ, वो तो मैं खुद ही जानता हूँ, मैं खुद ही कम्युनिस्ट रहा हूँ, तो मैं सब जानता हूँ। वो जो बोलते हैं बकवास करते हैं। देखो वे जो कह रहे हैं, तो सबसे पहले तो शोषण का जो है ना, शोषण की जो परिभाषा है, हमारा तो एक बार बस इसी पर हुआ। शोषण की परिभाषा क्या है ये बताओ? शोषण किसको कहेंगे? शोषण तभी हम कहेंगे जिस समय मान लो मैं तुमसे कोई काम ले रहा हूँ, तुम मेरे लिए कुछ काम कर रहे हो, तो हमारे और तुम्हारे बीच में जो डीलिंग हुई, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिस पर तुम और हम राजी हुए, उस रजामंदी से अगर मैं भाग जाऊं तो मैं शोषण किया, या तुम भाग जाओ तो तुम शोषण किया। शोषण यही होगा, इसके अलावा और कोई शोषण नहीं हो सकता है। बाकी शोषण जो है परिभाषित नहीं होगा। जैसे रजामंदी का कोई सहर्ष जो है राजी हुए, जैसे फॉर्मूला, जैसे कुछ, जैसे मान लो मेरी एक ज़मीन है, उदाहरण के लिए मेरी एक ज़मीन है, उसे मैं बेचना चाहता हूँ। तुम एक खरीदार हो, हम लोग के बीच डीलिंग हुई, ये आपकी ज़मीन जो है 5 लाख में मैं खरीदूँगा। मैंने राजी हुआ कि हाँ मैं बेचूँगा 5 लाख में, ठीक है, इतना पैसा पहले लूँगा, इतना बाद में लूँगा, हाँ इतना उस समय लूँगा। यही हम लोग का तय हुआ। अब इसके जैसे तय हुआ, इसके हिसाब से अगर हो जाता है डील, तो इसका मतलब हो गया कि ना मैंने आपका शोषण किया, ना आपने मेरा शोषण किया, और हम लोग सहभागी हो करके अपना अपना हित साध लिए। समझ रहे हो? ये तो डीलिंग का हो गया। सुनो तो सही, मैं जमीन का सुनो तो, पहले बात समझ लो ना। मैंने अभी बात पूरी अभी नहीं की। अच्छा, मैंने अभी पूरी बात नहीं की। हमारे पास 1 बीघा खेत नहीं है। अरे तो ये कहाँ स्थिति पहले सुनो तो सही। तो ये डीलिंग हुई। अब इसमें मैं क्या करता हूँ कि जब तुम हमको दे देते हो 4 लाख, हाँ, और उसमें मैं डेट भी दे देता हूँ सबकी, इतना टाइम में ही चाहिए। अब जब 4 लाख तुम मुझे दे देते हो, बाद में एक आदमी आता है, मुझे कहता है मैं आपको 6 लाख दूंगा, उसको ज़मीन मत दो, ठीक है। मैं कहता हूँ नहीं, अब इतना नहीं दूंगा, मैं इतना लूँगा, मुझे इतना मिल रहा है। तो जो पहला जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको मैं रद्द करके अब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट तुमको तुम्हारे पैसे वापस कर रहा हूँ, आधा अधूरा कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ, दूसरे से कर लिया मैं, अब चला गया। अब ये हुआ शोषण। शोषण की परिभाषा ये हुई। तुम हमारे बहुत सारे मास्टर हैं जो स्कूल में पढ़ाते हैं, 1000 रुपये में पढ़ा रहे हैं, कुछ 2000 रुपये में पढ़ा रहे हैं, स्कूलों में पढ़ा रहे हैं ना। वे कहते हैं मेरा शोषण हो रहा है, कहते हैं वे, यहाँ का प्रबंधक जो है हमारा शोषण कर रहा है। तो वो क्यों कहता है ऐसा? क्योंकि वह यह देख रहा है कि पढ़ा मैं भी रहा हूँ, पढ़ा रहा सरकारी स्कूल वाला भी है, वो पढ़ा 50,000 में पढ़ा रहा हूँ 2000,
तो वो भी पढ़ा रहा है, मैं भी पढ़ा रहा हूँ। उसको 50,000 मिल रहा है, मुझे 2,000 मिल रहा है, मेरा शोषण हो रहा है। उसका यह तर्क होता है, लेकिन उसका यह तर्क बेबुनियाद है। किस आधार पर? इस आधार पर कि वो पढ़ाने के लिए राजी हुआ है 2,000 पर, कॉन्ट्रैक्ट यही है। शोषण तब माना जाता जब तुमको वो बंधक बना लेता, तो कहता तुमको पढ़ाना पड़ेगा, मैं तो पिटूंगा, मैं तो तुम्हारी संपत्ति ले लूँगा, तुम्हारे बच्चे को मैं उठा लूँगा, गिरवी रख लूँगा, तब होता शोषण। तुम राजी हो, सहर्ष राजी हो, क्योंकि तुम 2,000 के लायक भी नहीं थे, तुमको वह काम भी नहीं मिल रहा था, तभी तो तुम पढ़ा रहे हो। और उसको मिल रहा है, आदमी तो वो पढ़ा रहा है, 2,000 दे रहा है। तुम तुलना करोगे कि वहाँ मिल रहा है, कोई कहेगा कि नहीं अमेरिका में तो पढ़ाने का इतना मिलता है, कोई कहेगा ऑस्ट्रेलिया में तो इतना मिलता है, मेरा शोषण हो रहा है। वह व्यक्ति जो पढ़ा रहा है वह किस योग्य है, तुम किस योग्य हो? तुम इतने ही योग्य थे तो क्यों नहीं सरकारी कंपटीशन निकाल के बन जाते? तो शोषण ये नहीं है। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, दोनों सहर्ष राजी होते हैं, तो इसका मतलब है सहभागी है। उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर हेर फेर होता है तब शोषण होता है, उसकी तरफ से या हमारी तरफ से। मैंने मजदूर को ठेका दिया है, तुम इसको इतना में कर दो, मैंने कहा दिन भर में तुमको 300 रुपया देंगे, इसको ये रंग दो। हाँ हाँ रंग देंगे। पता चला दिन भर में वो आधा ही रंगा, धीमे धीमे काम किया, सोचा इसको 2 दिन कराएंगे। अब उसने मेरा शोषण किया, मजदूर ने मेरा शोषण किया, क्योंकि उसने काम नहीं किया सही जो कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो इस तरह से 2 तरफा शोषण होता है। अब तुम जमीन वाली बात बोलो कि जैसे किसी के पास जैसे सामंत युग था, दास प्रथा था, राजा रजवाड़े लोग थे, फिर पूंजीवाद लोग बता रहे हैं, पूंजीवाद आ गया। हाँ, अब पहले कबीला था, आदि मानव थे, आदिवासी थे, का थे वो, मतलब एक वो वर्ग विभाजन बताते हैं। किस दौर से गुजरा, अब सामंतवाद चला गया, अब समाजवाद आ गया, अब समाजवाद में पूंजीवाद आ गया, फिर अब साम्यवाद आएगा। पूंजीवाद का भी दौर मानते हैं। हाँ, दौर नहीं है पूंजीवाद, इसी यही मैं कहता हूँ, कोई पूंजीवाद कोई दौर नहीं। तो ये हमारा कभी ऐसा नहीं था, मेरा ये कहना है, कभी ऐसा नहीं था कि जब पूंजी को लोग नहीं इकट्ठा करते थे, और कभी ऐसा नहीं होगा जब लोग पूंजी को इकट्ठा नहीं करेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए वो कोई दौर नहीं है। आप कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट का, यानी जो चीज कॉन्ट्रैक्ट वो तो शोषण के संबंध में कह रहा हूँ, वो शोषण के संबंध में कह रहा हूँ। लेकिन पूंजीवाद की बात कर रहा हूँ। किसी के पास 50 बीघा आज के नज़र में है, हमारे करंडा गाँव में, हाँ ठीक है, उनके 50 बीघा है, ठीक है। हमारे पास 1 बीघा भी नहीं है, 2 बीघा भी नहीं है, ठीक है। तो ये सिस्टम ये कहाँ से कैसे हो गया कि किसी के पास अरबों खरबों संपत्तियां हैं, कोई पेट के बिना, खाने बिना, कपड़ा बिना, शिक्षा बिना, बेरोजगार बिना, तंगी है। तो इस खाई को कहीं ना कहीं पाटना पड़ेगा, या समझना पड़ेगा, या समझौता सुधार पहले समझना पड़ेगा। तुम PhD कर रहे हो ना, तुम्हारे गाँव में सारे लोग क्यों नहीं PhD कर रहे हैं? नहीं, अब इसका उत्तर आप ही बताएं। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, तो वे लोग तो कह सकते हैं ना कि मेरा तो शोषण हुआ, हमको पढ़ने नहीं दिया गया, इसलिए नहीं कर रहे हैं। बहुत ऐसे लड़के हैं जो नहीं कर रहे हैं, हमको 8,000 रुपया भैया देते हैं, 5,000 देते हैं, मैं अपना पढ़ाई कर रहा हूँ। एक लड़का तेज तड़ाक है, गरीब लड़का, IAS निकाल रहा है, एयरफोर्स और नेवी निकाल रहा है, मिलिट्री कुछ भी निकाल रहा है, और रेलवे का एग्ज़ाम निकाल रहा है, सब कुछ बिजली विभाग का निकाल रहा है। उसके बाद पैसा नहीं है 4,000 रुपया कि वो महीना 5,000 रुपया अपना खर्चा वहन करें। उसके माता पिता कह रहे हैं कि हम ही काम कर रहे हैं, हम इस जाति के हैं, हमारे वो दूसरे तरफ ले जा रहा हूँ। तो जिस विषय पर मैं बोल रहा हूँ, पैसे के बदले वो मजबूर है, पूंजी के आगे मजबूर है। हम पूंजी सक्षम है, मैं PhD कर रहा हूँ, आज मैं पूंजी हमको भैया नहीं देते, हम भी PhD नहीं करते, हम भी PhD अच्छा कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास पूंजी है वो सब PhD है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है ना। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इसका मतलब हुआ कि किसी भी एक पूंजी मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, लेकिन हमारी आंतरिक चेतना है कि हम इस साल को करेंगे। तो हमारा जुनून है, नशा है, लगन है, उत्साह है, पढ़ने का ख्याल है। यही कह रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि किसी भी एक घटना के होने के लिए कोई एक कारक जिम्मेवार नहीं होता है। नहीं, हाँ, एक कारक जिम्मेदार नहीं, एक कारक जिम्मेवार, कई कारक होते हैं, पूंजी पे सब कुछ हो जा रहा है, कई कारक होते हैं तब होता है। एक बात। दूसरी बात समझ गए? अब यह है कि जैसे कोई कारक, मेरे पास इतनी ज़मीन क्यों है, इतनी ज़मीन क्यों है? तुम्हारे बाप दादा ने क्या कमाया? कमाए क्या? सुनो, वो तो व्यवस्था क्या, सामाजिक व्यवस्था जो